Okay students, today we will discuss about properties of determinant. तो बहुत सारे बच्चों को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, जो प्रॉपर्टी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे ये आपको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी किसी प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट की 7 प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है अगर उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करें। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करें मतलब इसका ट्रांसपोज लें। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। आप एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं आपके पास। डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं मॉडुलस से। 521738111। ठीक है, तो मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो मैं डिटर्मिनेंट बताया है पहले, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मैं इसे लिखने वाला हूं। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। 5 3 - 8 - 2 7 - 8 प्लस 1 7 - 3। ठीक है, मैं अभी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इज इक्वल टू, सॉल्व करें तो -19 आता है। ठीक है, आपने कोई मैट्रिक्स लिया जिसका डिटर्मिनेंट निकाला। अब मैं इसका अगर ए ट्रांसपोज लेता हूं तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। तो ए ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूं तो जो फर्स्ट रो है 5 2 1 वो बन जाएगा कॉलम। 5 2 1 7 3 8 7 3 8 1 1 1 1 1 1। अब ए ट्रांसपोज का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो वो डिटर्मिनेंट आएगा मेरे पास। फिर से मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग R1। तो क्या जाएगा ये, 5 3 - 8 - 7 2 - 1 प्लस 1 16 - 3 इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या जाएगा, सॉल्व करेंगे 5 25 माइनस के 25 -7 प्लस 13 इज इक्वल टू -19। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी आपकी डिटर्मिनेंट की आती है। ठीक है, जिसका बड़े अच्छे से मैंने आपको प्रूफ दिया है। उसके बाद आती है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताती है आपको, इफ एनी टू रोज और कॉलम of a determinant are interchanged, the sign of determinant change. The sign of determinant change। अगर आप
किसी भी डिटर्मिनेंट के रो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। इसके लिए एग्जांपल ले लो, मान लो एक आपके पास मैट्रिक्स है ए डिटर्मिनेंट मान लो 1 7 3 0 0 1 2 1 0, ठीक है। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, ठीक है, इसका अगर मैं डेल निकालूं तो डेल मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, इसका डेल आएगा 13, ठीक। आप पूरा निकाल के चेक कर सकते हैं, 13 इसका डिटर्मिनेंट आता है। अब अगर मैं इसके कोई दो रो और कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करूं, ठीक है, मान लो लेट del 1 be the determinant by interchanging R1 and R3, ठीक है। R1 की जगह R3 लिखूंगा और R3 की जगह R1 लिखूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, del 1 इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया 1 7 3 ये R1 है, 2 1 0 ये R3 है, तो R3 की जगह R1, 2 1 0 बन जाएगा R1, 2 1 0 R2 एज इट इज, R2 क्या है आपके पास 0 0 1, R3 1 7 3, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फिर जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 0 माइनस 7 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 0 0 माइनस 0, ठीक है, माइनस 14 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 13, ठीक है। तो 13 माइनस 13, तो जब पहले डिटर्मिनेंट निकाला था वो था 13, तो आ जाएगा माइनस डेल, del 1 इज इक्वल टू माइनस डेल। तो दो रो को जब इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल गया, ठीक है। ये आती है प्रॉपर्टी सेकंड। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन सेम, ठीक है, सेम आती हैं, ठीक है। अगर कोई दो रोज कोई दो कॉलम्स किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर बराबर हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, तो आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ए 0, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल लें यहाँ पर, एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, मान लो डिटर्मिनेंट को डेल से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डेल लिख रहा हूँ, ठीक है। इस सिंबल को बोलते हैं ट्रायंगल जैसा सिंबल, ऐसे बोलते हैं डेल, ठीक है। तो डेल मान लूँ मैं अगर 7 0 2 2 1 8 7 0 2, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी R1 है, R1 और R3, तो R1 7 0 2 R3 7 0 2, तो जब भी ये दो रोज या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल सेम आए, इनके एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो इसका जो भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा, ठीक है बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम की जो एलिमेंट हैं
मैट्रिक्स ए मान के चल रहे हैं, आर जीरो, अगर वो पूरे के पूरे जीरो हो तब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स मान के चल पड़ता हूँ, मान लो डेल इज इक्वल टू 7 0 0 2 1 0 5 9 0। अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो इसमें जो आपकी C3 है, C3 के ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। इस केस में जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा जीरो आता है। ठीक है, यही आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी शो कर रही है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर जीरो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन द वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या बता रही है आपको, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, कोई एक रो या कोई एक कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी भी कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वो भी मल्टीप्लाइड बाय के आती है। ठीक है, कैसे आती है, ये किस तरह रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में मैं कोई एक डिटर्मिनेंट मान के चलता हूँ, डिटर्मिनेंट डेल ले लेता हूँ 3 2 1 1 5 8 6 2 1, ये डिटर्मिनेंट अगर मैंने ले लिया। ठीक है, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका डिटर्मिनेंट आता है 33। ठीक है, 33 इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है। अब इस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी स्केलर से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मान लो लेट डेल वन। ठीक है, डेल वन एक डिटर्मिनेंट है, बी आ डिटर्मिनेंट obtained by multiplying C3 by 5। मतलब जो कॉलम 3 है उसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, कॉलम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो आपके पास क्या जाएगा, डेल वन इज इक्वल टू, अब ये था आपके पास C1 C2 C3, तो C3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या आ जाएगा, ये 3 C1 लिखो 1 6 2 5 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 8 5 जा 40 और 5 40 और ये आता है 5। ठीक है, जब मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 165। तो 165 किसका मल्टीपल है, 5 का, 5 मल्टीप्लाई 33, तो 5 मल्टीप्लाई डेल। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, जो डेल वन में लेके चला था 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 5 डेल। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के किसी रो को या किसी कॉलम को किसी स्केलर से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही कांस्टेंट उस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। क्या मतलब है कि अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है जिसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम के एक या सारे के सारे एलिमेंट को दो टर्म से, अगर दो टर्म के सम से एक्सप्रेस किया गया है तो उसका डिटर्मिनेंट के जो आप
आंसर डिटर्मिनेंट आता है उसे भी दो या मोर डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। एग्जांपल में अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं, लेट डेल इज इक्वल टू a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड। तो ये कॉलम वन के सारे एलिमेंट को मैंने दो टर्म के सम से एक्सप्रेस किया, v1 c1, b2 c2, b3 c3। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम वी कैन एक्सप्रेस इट एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी में बताया है सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, ये एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और x1 x y z डिटर्मिनेंट अलग। तो क्या हो जाएगा यहाँ से a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसका दूसरा डिटर्मिनेंट, अब रो कॉलम वन का जो सेकंड सम था, ठीक है, सम जो सेकंड टर्म है एक्स वाई जेड b1 b2 b3 c1 c2 c3, एक्स वाई जेड b1 c1 b2 c2 b3 c3, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का कोई एक रो कोई एक कॉलम के एक एलिमेंट या सारे एलिमेंट दो टर्म के सम से एक्सप्रेस किए गए हों तो उसका डिटर्मिनेंट भी दो डिटर्मिनेंट के सम से एक्सप्रेस किया जाता है। सेवंथ प्रॉपर्टी जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ी सी कठिन है और इसका यूज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या बोलती है प्रॉपर्टी, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वल मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम। अगर किसी किसी मैट्रिक्स से किसी रो से या किसी कॉलम से हर एक एलिमेंट के साथ उसी मैट्रिक्स के किसी दूसरे रो या कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हैं एलिमेंट हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई करो प्लस करो तो इससे डिटर्मिनेंट पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो डेल इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, ये ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन जो लगेगा कि इसके किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक रो या कॉलम के मैट्रिक्स के साथ अगर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। करते कैसे हैं, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। मान लो R1 पे ऑपरेशन लगाऊं, R1 इंप्लाइज R1 प्लस के R3, R1 प्लस के R3, ठीक है। ये R1 आपकी रो है, ये R3 रो है। तो R1 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, R1 पे चेंजेस आएंगे और R1 पे करना क्या है, R1 और R3 को प्लस करना है, साथ में R3 को K से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आता है, ये आता है R1 बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। R1 की जगह अब क्या आएगा, R1 प्लस के R3। R1 कितना है आपके पास A1, R1 A1 प्लस के R3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 C1, A2 प्लस के R3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 C2, सिमिलरली A3 प्लस के C3, ठीक है। R2 R3 एज इट इज लिखेंगे आप B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब जो प्रॉपर्टी इससे प्रीवियस आप लोगों ने पढ़ी
सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके कोई एक रो या कोई एक कॉलम को अगर आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के सम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट को भी दो सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम आप यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर मैं इसे स्प्लिट करूँ तो क्या आएगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये प्लस अब K C1 B1 C1, K C1 B1 C1, K C2 B2 C2, K C3 B3 C3, ये दूसरा एलिमेंट। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को जो कि दो एलिमेंट के सम से रिप्रेजेंट किया गया था इसे मैंने स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद जो आता है आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, तो यहाँ पे आपके पास जो ये R1 है, ठीक है, ये R1 है, तो R1 में K तो ये आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, टेकिंग कॉमन क्या जाएगा, टेकिंग कॉमन K फ्रॉम R1, तो यहाँ पे क्या जाएगा, C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसके R1 और R3 जो है ये कैसे हैं आपके, आइडेंटिकल, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो आता है 0। तो फिर आपके पास बचती है सिर्फ ये टर्म, तो जो आपके पास डेल आ जाएगा वो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जो यही आप स्टार्टिंग में लेके चले थे, यही आप स्टार्टिंग में लेके चले। तो आपने किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो के सभी एलिमेंट को उसी के करॉस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस या इक्वल मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, ये इसकी 7th प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन है। सभी प्रॉपर्टीज़ हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं, फिर भी अगर किसी प्रॉपर्टीज़ में आपको डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं।